फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। एफआईआर क्या है? एफआईआर से संबंधित प्रोविज़न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस धारा में किया गया है? एफआईआर दर्ज किसके द्वारा की जाती है? एफआईआर के लिए सूचना कौन देता है? एफआईआर के लिए सूचना कौन दे सकता है, यानी इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? यदि एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य क्या है? एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या है? एफआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण केस क्या हैं? ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो सबसे पहली बात, इसके अर्थ पे अगर हम लोग दृष्टि डालें कि एफआईआर का मतलब क्या होता है या इसे परिभाषित कहाँ किया गया है, तो एफआईआर को बीएनएस में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि एफआईआर से रिलेटेड प्रोविज़न धारा 173 में दिया हुआ है और यहीं पे एफआईआर के बारे में सारी बातें कही गई हैं। एन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ द अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में दी गई पहली सूचना है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में दर्ज किया जाता है और इसी को हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। ऑल्दो द टर्म एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएसएस, इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। यानी कहा जा रहा है कि एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किसी धारा में परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन ये वो सूचना है जिसके आधार पे आपराधिक विधि हलचल में आ जाती है या क्रियान्वित हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है। स्टेटूटरी प्रोविजन इसका है, तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि धारा 173 बीएनएसएस में इसे बताया गया है और ये संज्ञेय अपराध के मामले में ही होती है। यदि अपराध संज्ञेय नहीं होगा तो ये एनसीआर के नाम से जाना जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में। अब डिफिनीशन की बात अगर की जाए कि किसी निर्णीत विधि में इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इन टीटी एंटनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर। यानी कि किसी संज्ञेय अपराध के मामले में यह पहली सूचना है जो किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि क्या ऑब्जेक्ट है एफआईआर का, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर आर टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। यानी आपराधिक विधि को गति में लाना, स्टार्ट करना, यानी कार्रवाई को प्रारंभ करना, आपराधिक विधि की कार्रवाई को प्रारंभ करना। टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी पुलिस को सूचना देना संज्ञेय अपराध के बारे में। और इसका मतलब यह है कि स्टेट को हम सूचना दे रहे हैं, स्टेट की मशीनरी है पुलिस, और पुलिस के माध्यम से हम स्टेट को एक सूचना देते हैं। क्योंकि अपराध के मामले में स्टेट पार्टी होता है, तो स्टेट को सूचना दी जाए ताकि वो अपनी कार्रवाई प्रारंभ करे और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभ हो जाता है। टू इनेबल इन्वेस्टिगेशन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी ताकि समय से अन्वेषण प्रारंभ किया जा सके। टू प्रिजर्व एविडेंस एंड प्रिवेंट टेम्परिंग, यानी साक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके और उसे क्षति होने से बचाया जा सके। टू प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड अगेंस्ट फॉल्स एग्जेरेटेड एलिगेशंस, यानी कि सिखाई पढ़ाई या ट्यूटरिंग, किसी भी गलत सूचना जो अभियुक्त के विरुद्ध गढ़ी जा सके उससे अभियुक्त को बचाना। टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस एक्शन, यानी पुलिस के द्वारा कार्रवाई में स्पष्टता लाना और ट्रांसपेरेंट रखना उसको। एसेंशियल ऑफ वैलिड एफआईआर, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एफआईआर आर इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी वो संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए। इट मस्ट बी गिवन टू पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ये एसएचओ को दी जानी चाहिए। इट में बी ओरल, रिटेन और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तीनों मोड में किसी मोड में दी जा सकती है, लेकिन ये यदि ओरल है तो इसे लिखा जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दी गई है तो भी इसे लिखा जाएगा और इन्फॉर्मेंट 3 दिनों के भीतर जाके उस इन्फॉर्मेशन पे साइन करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो 3 दिनों के भीतर, ओरल दे रहा है तो तुरंत लिख करके उसकी साइन ली जाएगी और रिटर्न दी जा रही है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। इट मस्ट बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, यानी सूचनादाता को पढ़ करके सुनाया जाएगा, साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, उसके द्वारा साइन की जाएगी। एंटर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, यानी जो एफआईआर बुक है उसमें इसको दर्ज किया जाएगा। ए कॉपी मस्ट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, यानी सूचनादाता को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इसकी एक कॉपी। अब बात आती है कि एफआईआर कौन दे सकता है, कौन दर्ज करा सकता है, यानी कौन हो सकता है इन्फॉर्मेंट। तो
तो एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्तियों में ये आवश्यक नहीं है कि जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वही व्यक्ति होगा, बल्कि ये यानी विक्टिम हो सकता है, यानी कि जो पीड़ित है वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। कोई भी विटनेस, यानी जिस व्यक्ति ने घटना को देखा या जाना, विटनेस हो सकता है ये। और ये ऐसा विटनेस नहीं होगा कि जो चश्मदीद गवाह हो, केवल उसे जानकारी हो उस घटना के बारे में, तो ऐसा व्यक्ति सूचना दर्ज करा सकता है। स्वयं पुलिस सूचना एफआईआर लॉन्च करा सकती है, और कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में जानकारी है वो सूचना दर्ज करा सकता है। सूचना दर्ज कौन करेगा? तो मुख्य रूप से एफआईआर दर्ज करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एसएचओ को दी गई है, या तो एसएचओ या उसके निर्देश में किसी दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा ये दर्ज की जाती है। और अगर रेप वगैरह या महिलाओं के विरुद्ध अपराध का मामला है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ये दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है? तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रमालू, ये 1993 का केस है। टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन कैन बी एफआईआर इफ इट डिस्क्लोजेज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस शो हो रहा है तो टेलीफोनिक सूचना को भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है। लेकिन यदि वो वेग है, एम्बिगुअस है, उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है घटना के बारे में, तो इस तरह की टेलीफोनिक सूचना को हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं मान सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, यानी पुलिस ने यदि रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया तो उसका परिणाम क्या होगा? फेल्योर टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यदि संज्ञेय अपराध दर्शित होने के बाद भी उसे दर्ज नहीं किया गया, मना किया गया, तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? उसके विधिक परिणाम जो हैं, वायलेशन ऑफ सेक्शन 173(1) यानी 173(1) मैंडेटरी है। और ललिता कुमारी के जजमेंट के द्वारा भी ये बात कही गई कि यदि संज्ञेय अपराध का किया जाना दर्शित होता है तो एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, पुलिस अधिकारी इसको टाल नहीं सकता है, उसके लिए इसमें विवेकाधिकार नहीं है। डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर, यानी उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ये कोर्ट का कंटेम्प्ट अवमानना हो सकती है, क्योंकि ललिता कुमारी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है, तो इसका मतलब उसके आदेशों का, उसके निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा इसे। मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाई पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 173(4), यानी कि यदि एसएचओ ने सूचना दर्ज करने से मना किया तो उस जिले के एसपी को बाई पोस्ट लिख करके ये भेजी जा सकती है सूचना। एप्लीकेशन, अगर ऐसा किया गया तो एक ऑप्शन हो गया इन्फॉर्मेंट के पास। दूसरा ऑप्शन, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(4), यानी इसी 173(4) में एसपी के पास जाने की भी बात की गई है। इसी 173 की जो लास्ट लाइन है वो कह रही है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है एफआईआर दर्ज कराने और इन्वेस्टिगेशन का आदेश कराने के लिए। यदि यहाँ भी उसका काम नहीं हो पा रहा है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास, और ये कंप्लेंट होगी जब हम मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये एफआईआर यानी पुलिस वाली कार्रवाई को अब वो छोड़ करके दूसरा रास्ता अपना सकता है, सीधे कोर्ट जाने का, धारा 223 बीएनएसएस में। इसके अलावा उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर मजिस्ट्रेट ने भी कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया तो वो रिवीजन में जा सकता है, धारा 438 बीएनएसएस में। यहाँ भी उसके लिए अगर कार्रवाई पॉसिबल नहीं होती है तो वो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में रिट पिटीशन लेकर के जा सकता है, और उस पुलिस अधिकारी को जिसने कि सूचना दर्ज करने से मना किया उसके खिलाफ बीएनएस में कार्रवाई की जा सकती है, धारा 199 और भी दूसरे प्रोविजंस हैं फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर एफआईआर इन सर्टेन ऑफेंसेस। और इवन की रेप केसेस में अगर उसने मना कर दिया या सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो उसके लिए भी बीएनएस में प्रोविजंस किए गए हैं उसके पुलिस अधिकारी को दंडित करने के लिए। अब इसके लिए जो लैंडमार्क केसेस की बात अगर की जाए तो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का ये केस है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित किया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी व्हेन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी उस सूचना से केवल संज्ञेय अपराध का किया जाना दर्शित होना चाहिए, बाकी पुलिस अधिकारी बाध्य हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए तो वो भी 7 दिनों के भीतर करके एफआईआर दर्ज कर लिया जाना चाहिए यदि उस इंक्वायरी के बाद संज्ञेय अपराध का किया जाना दर्शित होता है। और इसी तरह की प्रारंभिक जांच की बात आज की डेट में धारा 173 में की गई है, धारा 173(3) में, और यहाँ 14 दिन का समय पुलिस को दिया गया है और कहा गया है कि 14 दिनों के भीतर पुलिस प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करेगी। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इन्हीं मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है।
सभी मामलों में ऐसा नहीं किया जाएगा, और वो भी सीईओ रैंक के ऑफिसर से आदेश लेकर के वो ऐसी प्रारंभिक जांच करेगा और इसके बाद वो एफआईआर दर्ज करेगा स्पष्ट होने के बाद संज्ञेय अपराध। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइलिंग ए फॉल्स एफआईआर, यानी कोई अगर झूठा एफआईआर दर्ज कराता है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसके लिए दंडिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। फाइलिंग ए फॉल्स एफआईआर इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर, यानी ये बीएनएस है आपका। पेनल प्रोविजन क्या क्या है, सेक्शन 217 बीएनएस में गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 248 बीएनएस फॉल्स चार्ज विथ इंटेंट टू इंजर, यानी क्षतिकारित करने के लिए, फॉल्स आरोप लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। धारा 248 बीएनएस में, धारा 229 में फॉल्स एविडेंस के रूप में व्यवस्था की गई है, यानी वो व्यक्ति एफआईआर करके साक्ष्य गढ़ना चाहता है, इस रूप में दंडित किया जा रहा है इसे। डिफेमेशन के लिए वो व्यक्ति पनिश करा सकता है उस व्यक्ति को, यानी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनसेशन की बात की गई है बीएनएसएस में, सेक्शन 273 में। जुडिशियल व्यू क्या है इस बारे में, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, ये 1992 का केस है। कोर्ट मस्ट प्रिवेंट एब्यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस थ्रू फॉल्स एफआईआर, यानी यदि कोई व्यक्ति झूठा एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो उसे रद्द करके, यानी क्वेसिंग ऑफ एफआईआर के नाम से इस प्रोविजन को हम लोग जानते हैं, और ये धारा 528 बीएनएस में ये व्यवस्था की गई है, यानी जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है वहीं पे वो एफआईआर को क्वेश कर सकता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इन एफआईआर, और यहीं पे डिले के साथ साथ हम अर्ली एफआईआर के बारे में भी बात करेंगे। अर्ली एफआईआर का भी वही परिणाम होता है जो डिले का, तो डिले वर्ड में अर्ली एफआईआर भी इंक्लूड है। हालांकि अर्ली एफआईआर का हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है, जनरली हम डिले ही देख पाते हैं। तो डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉट ऑलवेज फैटल बट इट अफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोजिक्यूशन, यानी ये सामान्य रूप से घातक नहीं है अभियोजन के लिए, लेकिन ये उसकी विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाता है। इफेक्ट्स ऑफ डिले, यानी उसका परिणाम क्या क्या होगा डिले होने का। क्रिएट सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द केस, यानी मामले के वास्तविकता में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत देर से एफआईआर दर्ज कराया गया, इसका मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन और एम्बलिशमेंट, यानी कि संभावना बढ़ जाती है कि उसमें मनगढ़ंत चीज़ें जोड़ी गई हैं। लॉस ऑफ वैल्यूएबल एविडेंस, यानी साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे, यानी मान लीजिए आज घटना हुई सुबह और शाम तक या दूसरे दिन तीसरे दिन एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो जो मूल्यवान साक्ष्य हैं उनके नष्ट होने का या छिपा देने का या हटा देने का खतरा बढ़ जाएगा। वीकनेस प्रोजिक्यूशन केस, यानी जो अभियोजन का मामला है वो कमज़ोर हो जाता है अगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। वही बात यहाँ की जा रही है, व्हेन डिले इज़ जस्टिफाइड। किन किन मामलों में ये जस्टिफाइड हो जाएगा, ट्रॉमा, यानी रेप केसेस में जहाँ की समाज से लोक लाज भय की बात होगी, वहाँ ये मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ डिले हो सकता है। धमकी दी गई पीड़ित को, तो यहाँ यानी उसे धमकी दी गई या उसे भय है अपराधियों से, तो यहाँ भी ये जस्टिफाइड है। हॉस्पिटलाइजेशन, यानी पीड़ित जो है भर्ती है हॉस्पिटल में या उसके घर वाले उसे लेकर के हॉस्पिटलाइज हैं, तो यहाँ भी एफआईआर देर से दर्ज कराई गई है, तो ये मामले के लिए घातक नहीं होगी। सोशल स्टिग्मा, यानी सामाजिक जो हमारे ऊपर कलंक लगने का भय होता है हमें, तो इस वजह से भी कभी कभी डिले होता है, तो ये भी जस्टिफाइड है और यहाँ भी मामले के लिए घातक नहीं होगा। अब इस मामले में इंपॉर्टेंट केस क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब गुरमीत सिंह, ये 1996 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। डिले इन एफआईआर इज इन रेप केसेज इज नेचुरल एंड शुड नॉट बी व्यूड विथ सस्पिशन, यानी संदेह के दृष्टिकोण से रेप केसेस में डिले को नहीं देखा जाना चाहिए। और पूरा मामला ये है डिले का या अर्ली एफआईआर का कि यदि आपने मैटर को एक्सप्लेन कर दिया कि विलंब क्यों हुआ, तो फिर ये मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, और यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये मामले के लिए घातक हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक्सप्लेन करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ए के ऊपर हमला किया गया और ए को लेकर के इसके घर वाले हॉस्पिटल चले गए, तो अब हॉस्पिटल चले गए तो मान लीजिए दो भाई हैं और एक भाई के ऊपर हमला हुआ है और दूसरा भाई लेकर के उसे हॉस्पिटल में है, तो दो ही व्यक्ति हैं, दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो अब वो 2 दिन 3 दिन बाद जब हॉस्पिटल से रिटर्न आता है भाई, तब एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है, तो यहाँ माना जाएगा कि यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया डिले को, इसलिए ये मामले के लिए घातक नहीं होगा। इंपॉर्टेंट केस भी आपने देख लिया। अब क्वेसिंग ऑफ एफआईआर, किन किन मामलों में एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है या क्वेसिंग का पावर किसके पास है और क्या प्रक्रिया होती है और किस उपबंध में क्वेसिंग की बात की गई है। तो क्वेसिंग ऑफ एफआईआर मीन्स सेटिंग असाइड और नलिफाइंग द एफआईआर, यानी एफआईआर को रद्द कर देना या उसको शून्य कर देना बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528 बीएनएसएस या फिर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 226 में या बीएनएसएस के सेक्शन 528 में एफआईआर को क्वेश करने की बात की जाती है। हालांकि स्पष्टतया वहाँ क्वेसिंग ऑफ एफआईआर वर्ड नहीं लिखा है,
लेकिन वहाँ ये प्रोविज़न किया गया है कि इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, यानी पूरे बीएनएसएस में जिस बात के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं होगा तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके वो कार्य कर सकता है। तो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर पूरे बीएनएसएस में कहीं नहीं दिया गया है, तो इनहेरेंट पावर का यूज़ करके हाई कोर्ट एफआईआर को या कंप्लेंट को क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा पावर उसको दिया गया है। अब ग्राउंड क्या होगा क्वेश्चन के लिए, किन किन मामलों में एफआईआर को क्वेश्चन किया जा सकता है? तो एफआईआर डज नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस, यानी कोई अपराध ही दर्शित नहीं होता है। यानी कि अब मान लीजिए ए नदी के किनारे बैठा हुआ है और दूसरा एक व्यक्ति आकर के नदी में कूद जाता है, डूबने लगता है, ये उसको बचाता नहीं है, तो माना जाता है कि नैतिक जिम्मेदारी तो एक ही थी कि वो उसे बचाता, लेकिन इसकी विधिक बाध्यता नहीं है बी को बचाने के लिए, और बी नदी में डूब के मरता है तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो इस तरह की बात है कि कोई अपराध ही दर्शित नहीं हो रहा है, यानी बी के घर वालों ने एलिगेशन तो लगाया ए के ऊपर कि ये जिम्मेदार है, लेकिन विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो इस तरह का मामला हो। एफआईआर इज मैलिशियस और वेक्सिशियस, यानी कि ये दुर्भावना से प्रेरित है, इस तरह के एफआईआर को क्वेश्चन कर देगा। एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि की प्रक्रिया का मिसयूज करने की बात हो रही हो। डिस्प्यूट इज़ प्योरली सिविल इन नेचर, यानी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी जो है अपने पार्ट को परफॉर्म करने में असफल हो जाता है, तो ये सिविल मैटर होता है, कंपनसेशन के लिए आप जा सकते हैं, एफआईआर का मैटर नहीं है। तो इस तरह के मैटर को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। एफआईआर फाइल्ड विथ अल्टरियर मोटिव, यानी किसी गलत मोटिव से अगर एफआईआर दर्ज कराया गया तो उस एफआईआर को भी। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा था तब भी, या ऑफेंस बन भी रहा था तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा था, और एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। तो इस तरह के मैटर को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इसके लिए लैंडमार्क केस हमारा क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 का केस है। सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन 7 कैटेगरीज वेयर एफआईआर कैन बी क्वेश्चन, यानी कुल 7 तरह के मामले बताए गए जहां की एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है या कर देना चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट जजमेंट भी आ रहे हैं कि इस तरह के मामले में एफआईआर को या पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया जाना चाहिए। एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, पुलिस रिपोर्ट भी आ गई, कॉग्निजेंस भी ले लिया गया, एक्यूज्ड के अगेंस्ट समन भी इशू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर और उस पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट बार बार क्वेश्चन करता भी है ऐसे मामलों में। एविडेंसरी वैल्यू क्या है एफआईआर की? तो एविडेंसरी वैल्यू जो है एफआईआर की, ये अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट कर सकता है, कंट्राडिक्ट कर सकता है। तो एविडेंसरी यूजेज ऑफ एफआईआर क्या है? टू कॉर्बोरेट द इन्फॉर्मेंट, यानी सूचना दाता की न्यायालय में आने के बाद जो गवाही दी जाती है उस गवाही को सपोर्ट कर सकता है, सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके बाद और क्या कर सकता है? टू कंट्राडिक्ट द इन्फॉर्मेंट, यानी उसका खंडन कर सकता है, सेक्शन 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। टू शो कंडक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट, यानी सूचनादाता के आचरण के रूप में ये दर्शित कर सकता है, उसका आचरण दर्शित कर सकता है। एज ए ओमिशन, यानी किसी महत्वपूर्ण बात को एफआईआर में नहीं दर्शाया गया है तो लोप के दृष्टिकोण से उसे महत्व प्रदान किया जा सकता है। एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, मान लीजिए सूचनादाता ने सूचना दी और उन्हीं क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे मृत्युकालिक कथन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। और यहीं इसी पॉइंट पे ये इन्फॉर्मेशन जो है, यानी एफआईआर जो है, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य यानी कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बन जाता है यदि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, टू रिफ्रेश मेमोरी, यानी स्मृति को ताज़ा करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। केस लॉ क्या है इस पर? हसीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1972 का केस है। एफआईआर इज़ नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, यानी सब्सटेंटिव एविडेंस जनरली नहीं है, लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में काम करता है। और इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं, उन केसेस में क्या क्या बताया गया? तो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2014 के केस में क्या कहा गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी, यानी एफआईआर का दर्ज किया जाना बाध्यकारी है। स्टेट ऑफ हरियाणा भजनलाल 1992 के मामले में क्या कहा गया? ग्राउंड फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर बताया गया। टीटी एंटनी स्टेट ऑफ केरला 2001 में क्या कहा गया? नो सेकंड एफआईआर फॉर सेम ऑफेंस, यानी एक ही अपराध के लिए, एक ही मामले के लिए 2 एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। किरंदर सरकार स्टेट ऑफ असम 2009 का केस है, इसमें क्या कहा गया? डिले इन एफआईआर इज नॉट ऑलवेज फैटल, यानी हमेशा घातक या महत्वपूर्ण नहीं है, जब एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब ये घातक या महत्वपूर्ण हो जाएगा। दामोदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 2004 का केस है, इसमें क्या कहा गया? एफआईआर नीड नॉट बी इंसाइक्लोपीडिया, यानी एफआईआर में घटना का पूरा विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि एफआईआर में महत्वपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, घटनास्थल कहाँ है, किस व्यक्ति ने अपराध किया, या अभियुक्त का पता नहीं है तो किसके विरुद्ध अपराध हुआ। इन
महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चलने के बाद, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सके। इतनी जानकारी ही मिलना पर्याप्त है, ना कि पूरी कहानी का वर्णन एफआईआर में होना चाहिए। स्टेट ऑफ एपी यानी आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रमालू, ये 1993 का केस है। टेलीफोनिक एफआईआर के बारे में कहा गया, जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर बात की कि टेलीफोन से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है यदि घटना के बारे में स्पष्ट सूचना मिल जाती है। हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1972 का केस है। एफआईआर नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, यानी ये अपने आप में महत्वपूर्ण सारवान साक्ष्य नहीं है, बल्कि ये सपोर्टिव साक्ष्य है, हम कह सकते हैं। कंक्लूजन क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि एन एफआईआर इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषण का ये आधार है, यहीं से अन्वेषण प्रारंभ होता है। इट इंश्योर्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन क्रिमिनल जस्टिस, यानी ये निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को तय करती है। और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, टाइमली फाइलिंग एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के शासन को बनाए रखने के लिए या उसका पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि समय से एफआईआर दर्ज कराई जाए और सही इन्फॉर्मेशन दी जाए और उसको प्रॉपर तरीके से दर्ज कर लिया जाए पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये विधि के शासन को प्रमोट करेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अपना सुझाव भी दें हमें कि किस तरह की और जानकारी इसमें हमें शामिल करनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से इसे और बनाया जाना चाहिए अच्छा। और आपने चैनल को लाइक किया, शेयर किया और हमें देखा अभी तक, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।